नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में आपने इकाई नंबर 4 कथनी और करनी का अभ्यास किया था। वह एक निबंध था, यानी कि उसका साहित्य प्रकार था निबंध। वहाँ पर हमने बहुत सारे प्रसंग देखे थे कि इंसान कैसा है। इंसान अपने आप को गुणों की खान समझता है, यानी कि वो यह मानता है कि वो बहुत ही गुणीयन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी अभिमान में वो बहुत सारे गलत काम भी कर जाता है। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, यानी कि उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। जैसे कि हम एक प्रसंग को याद करें तो एक सज्जन व्यक्ति देखता है कि पार्क में सरकार ने बहुत सारी जगह छोड़ी है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसमें पौधे लगा दिए जाए। तो वो कहीं से बहुत सारे पौधे लाता है और पौधे लगाता है। कतार में सारे पौधे लगा देता है। फिर बारिश होते ही पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद उसमें फूल भी निकल आते हैं। तब वह सज्जन सोचता है कि पार्क में तो बहुत से लोग टहलने के लिए आते हैं, यदि उन लोगों ने फूलों को तोड़ दिया तो। ऐसा सोचकर वो पार्क में फूलों की जगह पर एक तख्ती लगा देता है। उसमें लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है, यानी कि यह नियम तो सभी के लिए लागू होता है, उसके खुद के लिए भी लागू होता है। लेकिन एक दिन बहुत सुबह सुबह वही इंसान फूल तोड़ रहा था। तभी वहां पर टहलते लोगों ने उसे देख लिया और पूछा कि आप यह फूल क्यों तोड़ रहे हैं। शर्म के मारे उसे गलत जवाब दिया कि मैं यह फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए, तभी तो हमें सम्मान मिलेगा। जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर होता है वो समाज में मान नहीं पाते। यह तो बात हुई इकाई नंबर 4 की। बच्चों, आज हम इस क्लास में इकाई नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी इकाई 5 है हिंद देश के निवासी। यह एक कविता है। बच्चों, नाम पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा कि हिंद देश की बात है, यानी कि हिंदुस्तान की बात है। हमारे देश के बारे में यहाँ पर बात की गई है। वैसे देखा जाए तो विविधता में एकता हमारे भारत देश की शान है, हमारे भारत देश की विशेषता है। किस प्रकार हमारे देश में विविधता है। हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, हम अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम सबके खान पान भी अलग है, सबके घर के रीति रिवाज भी अलग है, सबके पहनावे भी अलग है। यदि हम भारत देश के प्रत्येक राज्य में घूम कर आए तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक राज्य के लोगों की भाषाएं, पहनावा, खान पान वो सब भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। लेकिन विविधता में एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। किस प्रकार हम सभी अलग अलग धर्म होने के बावजूद सभी लोग एक ही ईश्वर में मानते हैं, यानी कि हमारे सब धर्म और संप्रदाय का एक ही राग है, मानवता, कर्तव्य। इसी गुणों से हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बात करें, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। किस प्रकार हम सब अलग अलग है, फिर भी हमारे हृदय में एकता है, यानी कि हम मिलजुल कर रहते हैं। बहुत सारे त्योहार साथ में मिलकर
उसका आनंद लेते हैं। फिर चाहे सभी के दुख की बात हो तो हम लोग सभी लोगों के दुख में हिस्सा लेते हैं, यानी कि हम सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, क्योंकि हिंद हमारी माता है, यानी कि भारत भूमि है वो हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। इसीलिए यदि माता एक है तो हम उसकी संतान भी एक है, और संतान एक होने की वजह से हम सब लोग एक हैं। इसलिए हमारे अंदर एकता है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता और दिव्यता का गान किया गया है। तो चलो बच्चों, हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ का अभ्यास कर ले, जिससे हमें कविता आसानी से समझ में आ सके। हिंद यानी कि हिंदुस्तान, निवासी यानी कि रहने वाले, वेश यानी कि पहनावा, बेला यानी कि मोगरा, गूंथना यानी कि पिरोना, कूक यानी कि कोयल की आवाज, न्यारी यानी कि निराली, तराना यानी कि गीत, राग यानी गाने का ढंग, सार यानी कि तत्व, निराला यानी कि भिन्न भिन्न, मंजिल यानी कि ध्येय। तो बच्चों चलो अब हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में सब एक है। धर्म है अनेक जिसका, सार वही है। पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। चलो बच्चों, अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत भूमि पर रहने वाले सभी जन यानी कि मनुष्य एक समान है। फिर चाहे उसके रंग अलग है, उसके रूप अलग है, उन सबके पहनावे अलग है, उन सबकी भाषाएं अलग है। भाषा, पहनावा, रंग रूप ये अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। देखो बच्चों, ये सारे अलग अलग फूल है। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब यानी गुलाब, जूही चंपा चमेली, ये सारे फूल अलग अलग है। यदि इस फूलों को माला में परोया जाए तो वो एक बन जाते हैं, यानी कि उसकी एकता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार भारत की विविधता के प्रतीक है। फूल है वो भारत की विविधता के प्रतीक है, और माला विविधता में एकता का प्रतीक है। समझ सकते हैं बच्चों आप? देखिए, ये सारे फूल अलग अलग है, इन सबकी अलग अलग पहचान है, क्योंकि किसी का रंग अलग है, किसी की खुशबू अलग है, ठीक है, किसी का आकार अलग है, ये सारे अलग अलग है। यानी कि फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। हमारे देश में भी विविधता है ना, उसी प्रकार जैसे ही उस फूलों को माला में पिरोया जाए वो एक बन जाते हैं, उसी प्रकार हम सब अलग अलग होते हुए भी एक है, यानी कि माला विविधता में एकता का प्रतीक है। अब देखते हैं आगे। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। देखो, कोयल की आवाज बहुत मीठी यानी कि मधुर होती है, अनूठी होती है। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहा एक पक्षी है
उसकी आवाज भी बहुत मीठी होती है, यानी कि वो मीठी आवाज में बोलता है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तराना यानी कि गाने का ढंग। बुलबुल भी कुछ ऐसे गीत गा रही है। राग मगर एक है, यानी कि भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी हम सब एकता में बसे हुए हैं। यहाँ पर इन पक्षियों की बोली हम सबकी भाषाओं पर निर्देश करती है। जैसे कि कोयल की कूक न्यारी होती है, यानी कि उसकी आवाज की अपनी पहचान है, बहुत मीठे स्वरों में बोलती है। उसी प्रकार पपीहे की टेर प्यारी होती है, यानी कि पपीहे का गाना भी मीठा होता है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, यानी कि बुलबुल जो राग छेड़ रही है उसका गाने का ढंग भी अनूठा होता है, अनोखा होता है। यानी कि ये सारे पक्षियों की बोली हम सबकी भिन्न भिन्न भाषाओं को उजागर करता है। हम सबकी भाषाएं अलग अलग है, हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते, फिर भी हम सभी भारतवासी एक सूत्रता में बंधे हुए हैं। यानी कि भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे हैं। भारतवासियों के प्रतीक है। ये सारी आवाज भारतवासियों की एकता का प्रतीक है। अब आगे देखते हैं। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, सब हुई एक है। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है। पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। यहाँ पर देखिए सारी नदियां अलग अलग है। इन सभी नदियों का पानी मीठा होता है, लेकिन ये निकलती अलग अलग जगह से, यानी कि उसका उद्गम स्थान अलग अलग है। वो अलग अलग पहाड़ों से बहती है और सबका रास्ता भी अलग अलग है। लेकिन ये सारी नदियां जाकर तो सागर से ही मिलती है और सागर में मिल जाने के बाद वो एक हो जाती है। बच्चों, आप समझ सकते हैं ये सारी नदियों का उद्गम स्थान, यानी कि वो जहाँ से निकलती है वो अलग अलग जगह से निकलती है। उसका उद्गम स्थान अलग अलग है। जिन पहाड़ियों से निकलती है वो सारी जगह अलग अलग है। उसका रास्ता भी अलग अलग है। पर ये सभी नदियाँ अंत में तो सागर से ही मिल जाती है, यानी कि वो समुद्र में चली जाती है। तो बच्चों, राष्ट्र प्रेम की बात यहाँ पर की गई है। किस प्रकार राष्ट्र प्रेम के ने अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग को एकता में बंधा दिया है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता ही है। ठीक है, देखिए हम सब के धर्म अलग अलग है, हम सब की ज्ञातियाँ भी अलग अलग है, यानी कि जातियाँ भी अलग अलग है। हम सबके रास्ते भी अलग अलग है, निराले, अनूठे, पर हम सबकी मंजिल तो एक ही है। क्या? हमारा विकास करना, भारत देश का विकास करना, फिर उन्नति की ओर आगे बढ़ना। फिर चाहे वो देश की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो, हम सबकी मंजिल तो एक ही है। हम सब लोग आपस में प्यार से रहे, एक दूसरे की मदद करें और इस प्रकार हम अपना विकास करें और अपने राष्ट्र का भी विकास करें। हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म एक ही हो, मानवता की रक्षा, मानवता की उन्नति। ठीक है बच्चों, तो चलो हम इस कविता को फिर से दोहराते हैं। इन देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद रूप चाहे अनेक है। हम सब भारत देश के निवासी अलग अलग रूप वाले, अलग अलग रंग वाले हैं। हम सबकी भाषाएं अलग अलग है, हम सबके पहनावे अलग अलग है, फिर भी हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अब बात करें फूलों की। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में फेंके। यह फूल वैसे तो अलग अलग है, जब वो माला में जुड़ जाते हैं
तब वह एक बन जाते हैं। यानी कि ये फूल है वे भारत की विविधता के प्रतीक है और माला विविधता में एकता के प्रतीक है। कोयल की बोली और पपीहे की बोली हमारी विविध भाषाओं का निर्देश करते हैं। इन सभी की बोली अलग अलग है, अनूठी है। उसी प्रकार हम सबकी बोली भी अलग अलग है, लेकिन हम सबका राग एक ही है। यानी कि हम सब एक ही बात बोलते हैं। यहाँ पर भी इन सभी बोलियों के द्वारा हमारी एकता प्रकाशित की गई है। अब देखें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां अलग अलग है। इनका उद्गम स्थान अलग है, उनका बहने का रास्ता अलग है। ये सारी नदियां अलग अलग होने के बावजूद भी सागर में जाकर मिल जाती है और एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे धर्म अलग अलग है, हमारे संप्रदाय अलग अलग है, लेकिन उन सभी का सार तत्व एक ही है। हमारे पंथ है निराले, हमारे रास्ते अलग अलग है, भिन्न भिन्न है और सुंदर है, लेकिन हम सबकी मंजिल तो एक ही है। हमारा विकास करना, हमारे देश का विकास करना, हमारी उन्नति करना, मानवता की रक्षा करना, हमारा कर्तव्य पालन करना, ये सारी बात भारत देश के निवासियों की है और वो सारी बात हमें एक सूत्रता में बनती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। चलो, मैं कुछ प्रश्न के रूप में आपको फिर से दोहराती हूँ। फूलों को माला में क्या किया जाता है? फूलों को माला में गूंथा जाता है। कोयल की क्या निराली होती है? कोयल की कुक निराली होती है, यानी कि उसकी बोली निराली होती है। सभी खाली जगह की मंजिल एक होती है, यानी कि सभी की क्या मंजिल एक होती है? सभी के पंथों की मंजिल एक होती है। यानी कि हम सबका रास्ता अलग अलग है, लेकिन हम सबकी मंजिल तो एक ही है। इन देश के निवासी क्या है? इन देश के निवासी सभी जन एक है। ओके, फूल है वो किसका प्रतीक है? फूल है वो भारत की विविधता के प्रतीक है। माला किसका प्रतीक है? माला विविधता में एकता का प्रतीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इस कहानी का भावार्थ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा व्याकरण का टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। वैसे तो हम बाद में इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मीरा पढ़ रही है, यहाँ पर मीरा संज्ञा है, लेकिन हमने उसके स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया है। वह पढ़ रही है, यानी कि हमने मीरा का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है कि वह पढ़ रही है। यदि मैं आपको कहूँ कि जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, यदि मैं किसी के नाम न कहकर मैं यह कहूँ कि आप खड़े हो जाइए, तुम खड़ी हो जाओ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है? आपके नाम के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। बहुत सारे सर्वनाम है, जैसे कि मैं, हम, आप, तुम, वह, वे, उसने, उसका, मेरा, आपका, ये सारे अलग अलग सर्वनाम हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना क्लास खत्म करती हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इस इकाई के इस वीडियो के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी।
आपको वर्कशीट अपने नोटबुक के अंदर दिनांक, विषय, विषयांक ये सारी चीज लिखकर सुंदर अक्षरों में ये होमवर्क यानी कि गृह कार्य करना है। उससे पहले मैं फिर से दोहरा दूं ये शब्दार्थ हिंद यानी कि हिंदुस्तान, निवासी यानी कि रहने वाले, वेश यानी कि पहनावा, बेला यानी कि मोगरा, गुतना यानी कि पिरोना, कुक यानी कि कोयल की आवाज, न्यारी यानी निराली, अनूठी, तराना यानी गीत, राग यानी गाने का ढंग, सार यानी कि तत्व, निराला यानी कि भिन्न भिन्न, मंजिल यानी कि ध्येय। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह इकाई समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं अपना टास्क कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद।